हेलो स्टूडेंट, एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह आज बात करने वाला हूँ नीट पीजी रिवाइज्ड कट ऑफ के ऊपर। जो स्टूडेंट अभी फ़िलहाल क्वालिफाई हुए हैं नीट पीजी को, उन्हें क्या करना चाहिए, कौन कौन से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कहाँ पे सीट मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, मॉपअप राउंड क्या होता है, स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है, कौन कौन से हैं ओपन स्टेट जहाँ की आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि ओपन स्टेट यानी कि नॉन डोमिसाइल स्टेट है, किस में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और ट्यूशन फी क्या रहेगी, किस तरीके के कॉलेज होते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी मैं दूंगा। और कैसे एलिजिबिलिटी होती है अदर स्टेट के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी ईवर कैटेगरी के लिए। साथ में डीम्ड में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इन चीज़ों पे मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ कि आज ऑल इंडिया कोटे के लिए, सॉरी एमसीसी के लिए, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन कराने का एमसीसी के साइट पे आज लास्ट डेट है। जो स्टूडेंट अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं या चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं, वो आज ही रजिस्ट्रेशन करा ले, साथ में चॉइस फिलिंग करें, सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करें। और जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं, तो आज कंप्लीट कर लें रात्रि 12 बजे से, सॉरी मतलब इवनिंग से पहले पहले, ताकि आप कंफर्म हो जाए। मैं पिछले वीडियो में या फिर बहुत दिन से मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करते आ रहा हूँ कि रिवाइज्ड कट ऑफ होगा, और ये रिवाइज्ड हुआ भी। बहुत सारे स्टूडेंट को कहना था कि सर आप बोल दिए, कैसे बोल दिए। तो ये चीज़ मैं जैसे भी बोला, हमारा जो आइडिया, हमारा नॉलेज, हमारे चेयरपर्सन से जो अप्रोच बोल सकते हैं, जिसके कारण हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम तक पहुंच जाती है, किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक कहते आया। सबसे पहले वीडियो भी मेरा पब्लिश्ड हुआ, आप देखे होंगे, या फिर जब सबसे पहले नोटिफिकेशन भी हमारा पब्लिश्ड हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हो या व्हाट्सअप ग्रुप हो, जो भी स्टूडेंट देखे होंगे या नहीं देखे होंगे वो अलग बात है। तो ईवार कैटेगरी के लिए आपको 274 पे क्वालिफाई किया है इस बार नीट पीजी 2020 में, कट ऑफ रिवाइज होने के बाद। और वहीं हम बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी के लिए, तो ये कब 230 क्वालिफाइंग मार्क्स रहा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ईवार में, जो पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 252 क्वालिफाइंग स्कोर रहा। अगर इससे नीचे हैं वो क्वालिफाई नहीं है। चलिए बात करता हूँ कि वैसे स्टूडेंट जो कि जनरल से ईवार से क्वालिफाई हैं, या फिर ओबीसी से हैं, या एससी से हैं, या फिर एसटी से है, अगर ईवार से क्वालिफाई हैं, जितना ईवार का स्कोर है 274, इतना स्कोर है कम से कम, या फिर इससे ज़्यादा है, वैसे स्टूडेंट अगर चाहें कि किसी स्टेट में मैं पार्टिसिपेट करूं, नॉन डोमिसाइल स्टेट में, ओपन स्टेट में, तो वो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी भी ओपन स्टेट में। जैसे हो गया बिहार, हो गया, बिहार का कल काउंसलिंग समाप्त हुआ, हो सकता है रजिस्ट्रेशन का डेट नया भी आ सके। बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, पुडुचेरी, इसके बाद वेस्ट बंगाल, बहुत सारे ऐसे स्टेट है जो कि ओपन स्टेट है, वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो कि ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी से क्वालिफाई किए हैं, वो सिर्फ डोमिसाइल स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, खुद का स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो एलिजिबल है। डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल के लिए ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे उठती है कि सेंट्रल के लिए कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। बहुत सारे स्टूडेंट को फ़ोन आ रहा था कि सेंट्रल के लिए मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ का। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप मॉपअप राउंड में एलिजिबल नहीं है। जो स्टूडेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस नहीं किया है, यूजी नहीं किए हैं, वो मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए वो स्टे वैकेंसी राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग करना है, पार्टिसिपेट करना है, तो आप स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रुक सकते हैं। और दूसरी बात, वैसे स्टूडेंट जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही एमबीबीएस या यूजी किए हैं, वो स्टूडेंट 100% पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सेंट्रल से या फिर डीम्ड से या फिर कहीं से भी। और वैसे स्टूडेंट जो कि ईवर कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, या फिर ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी से क्वालिफाई हैं, वो सारे स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में एक चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका क्या रैंक है, आपके रैंक क्या है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, या आपका बजट क्या है। ये सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
यहाँ पे क्या होता है कि आपको 5,000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन अमाउंट पेमेंट करना है, इसके बाद 2 लाख रुपीज़ का सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करना है जो कि रिफंडेबल होता है 2 लाख रुपीज़। इसके बावजूद भी अगर चॉइस फिलिंग अच्छा नहीं करते हैं तो क्या होता है कि आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंग सीट नहीं मिला, कोई गलत कर दिए चॉइस फिलिंग में, सीट हाई बजट का मिल गया और आपको वो सीट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आने वाला दिन में आपका क्या होता है कि जो 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी अमाउंट है कहीं ना कहीं फॉरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो इस वजह से आप लोग जो भी चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी का हो या फिर स्टेट का हो, ये मॉप अप राउंड है। मॉप अप राउंड मतलब लगभग सारे स्टेट का ही मॉप अप राउंड ही चलेगा, या किसी किसी का स्टे वैकेंसी राउंड चलेगा। तो इस राउंड में आप लोगों को सीरियस होना है और अच्छे तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और अपने बजट को समझना है कि आप कहाँ तक मिनिमम मैक्सिमम बजट ले जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी चीटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हो रहा है। आप चीज़ों को समझिए। बहुत सारे कंसल्टेंट का कॉल आता होगा कि मैं इतना में करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, वहाँ पे मेरा डायरेक्ट टच है। तो ये सारी चीज़ों पे विश्वास उन्हीं लोगों पे कीजिए जो भरोसेमंद हैं और जो काफ़ी दिनों से कराते आ रहे हैं, लेकिन कोई कराता नहीं है। लेकिन आपका विश्वास है, आप करा सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। हो सकता है कि आपको पॉजिटिव नॉलेज मिलते रहे और पॉजिटिव के साथ निगेटिव भी नॉलेज मिलते रहते हैं। तो इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंट होते हैं वो ज़्यादातर थर्ड क्लास का ही काम करते हैं। ये नहीं कि वो किसी कॉलेज में उनका अप्रोच है, या हमारा भी कहीं पे भी डायरेक्ट एडमिशन का सीन नहीं होता है। चलिए, अब हम बात कर रहे थे कि किसी भी स्टेट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आप यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई हैं, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो ओबीसी, एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी या यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 274 नंबर 274 नंबर है, तो वो किसी भी स्टेट ओपन स्टेट में पार्टिसिपेट कर सकता है। अभी बिहार का राउंड 1 काउंसलिंग चल रहा था, डिले चल रहा था, कोर्ट केस चल रहा था इसको इन सर्विस को लेके, इसके वजह से ये डिले चल रहा है, लेट हो गया इसका राउंड 1 काउंसलिंग में। तो इसका कल लास्ट डेट था, कल इसका रजिस्ट्रेशन का आप चॉइस फिलिंग, उसका मेरिट लिस्ट आएगा, इसके बाद चॉइस फिलिंग होगा। राजस्थान भी ऐसा ही स्टेट है जहाँ की राउंड 1 तो हो गया है, लेकिन वहाँ पे भी कोर्ट केस के कारण राउंड 2 अभी तक नहीं हुआ है, डिले है। हो सकता है 1-2 दिन में उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट जो कि यूआर कैटेगरी से क्वालिफाइड हैं, यानी कि जिनका ओबीसी या एससी एसटी से बिलोंग करते हैं लेकिन उनका स्कोर 274 है या इससे ज़्यादा है, तो आप राजस्थान के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और वैसे स्टूडेंट अभी कर्नाटका आपके पास ऑप्शन है, उत्तराखंड भी ऑप्शन है। उत्तराखंड भी हो सकता है सेकेंड राउंड का जो अलॉटमेंट था आया था बहुत पहले, इसे भी रिजेक्ट कर दिया है रिवाइज कट ऑफ को देखते हुए। और वहीं बात करते हैं आपका मध्य प्रदेश का भी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश से हैं या फिर मध्य प्रदेश से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एनआरआई कोटे से वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा एनआरआई कोटे की सीट के लिए आपको मध्य प्रदेश में। चलिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट, जो कि आपको समझ से थोड़ा परे है लेकिन समझ सकते हैं। क्या होता है मॉप अप राउंड, क्या होती है स्टे वैकेंसी राउंड, क्या डोनेशन दिया जाता है कॉलेज में, क्या कॉलेज डिमांड करता है या नहीं करता है, आज इन चीज़ों पे भी डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी में 2 तरीके के सीट होते हैं। पहला होता है आपका मैनेजमेंट कोटे की सीट, दूसरा होता है एनआरआई कोटे का सीट। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है? पहले नंबर राउंड 1 होता है, राउंड 1 में मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटे का भी सीट स्टूडेंट लेते हैं, राउंड 2 में भी सेम लेते हैं। लेकिन फिर इसके बाद हो गया मॉप अप राउंड। मॉप अप राउंड में भी मैनेजमेंट कोटे के सीट लगभग फुल हो जाते हैं, किसी में 2 सीट बचते हैं कॉलेज में, ठीक है। इसके बाद एनआरआई कोटे का काफ़ी सीट बच जाते हैं, 15% एनआरआई सीट होती है, 15%, उसमें से कुछ सीट वैकेंट हो जाती है। ये वैकेंट होने के कारण, ये मैं डीम्ड यूनिवर्सिटी का ही नहीं है, ये हर एक कॉलेज का है जहाँ पे कि ये कोटा है, एनआरआई का कोटा है या फिर अदर कोटा है, ठीक है, जिसका कि फी काफ़ी ज़्यादा है। वो कोटा का जो सीट होता है वो स्टे वैकेंसी राउंड में कन्वर्ट करके उसको मैनेजमेंट में डाल दिया जाता है उन सीटों को। तो इन सीटों पे क्या होता है कि कॉलेज में अगर आपका स्कोर कम है या ज़्यादा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अगर आप कॉलेज में जाते हैं स्टे वैकेंसी राउंड के लिए फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। अगर इस तरीके का काउंसलिंग होता है कोविड-19 की वजह से, हो सकता है ऑनलाइन हो। अगर ऑनलाइन नहीं होता है, जो पहले की तरह काउंसलिंग होता है, तो आपको वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होना होगा। प्रेजेंट होने के बाद आपसे वहाँ पे डिमांड किया जाएगा, ठीक है। कॉलेज आपसे डिमांड करेगा उन चीज़ों को आपसे। कॉलेज का टर्म एंड कंडीशन होता है, अगर उस टर्म एंड कंडीशन को आप फॉलो करते हैं तो आपको सीट दे दिया जाता है, नहीं तो आपको नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कैसे सीट दिया जाता है। सपोजेट मान लीजिए कि एनआरआई कोटे का जो सीट था, उसका फी सपोजेट मेडिसिन है या रेडियो है, उसका एनआरआई कोटे का फी था वो अप्रोक्स 80 लाख पर ईयर था। लेकिन उसको क्या कर दिया, आपको मैनेजमेंट में लेकर उसको कर दिया 40 लाख या 45 लाख या 30 लाख, कॉलेज को जैसा मन किया वैसा कर दिया उसका फी। अब इन केस में क्या होता है कि आपसे कॉलेज कुछ ब्लैक अमाउंट या फिर आपको कह सकते हैं डोनेशन भी डिमांड करता है एन वक्त पे। उस समय मान के चलिए कि एक सीट है, 10 स्टूडेंट बचे हैं। अब उस समय जो कॉलेज का टर्म एंड कंडीशन जो होता है कॉलेज का, उसको फुलफिल करता है, उन्हीं स्टूडेंट को सीट दिया जाता है, अगर आप अदरवाइज किसी और को नहीं दिया जाता है। तो इन चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको इस तरीके के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय चीट बहुत होती है, ठगी अभियान बहुत सारे लोग चलाते रहते हैं कि स्टे वैकेंसी राउंड में मैं आपको यहाँ मीटिंग करा दूंगा, वहाँ करा दूंगा, वहाँ सीट दिला दूंगा। तो इन चीज़ों में लोग पढ़ भी जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि कॉल आया है, वो स्टे वैकेंसी ही नहीं, राउंड 1 से लेके स्टे वैकेंसी राउंड तक करीबन 100 प्लस स्टूडेंट पिछले साल ठगी हुई है। 100 प्लस स्टूडेंट के साथ, किसी के साथ 20 लाख रुपीज़ का, किसी के साथ 30 लाख रुपीज़ का, किसी के साथ 5 लाख, किसी का 2 लाख। ये बताइए, आप एक छोटी सी गलती के कारण इतने रुपए की नुकसान कर लेते हैं। तो आप कभी भी अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो एक अच्छा जानने वाले पर्सन से कराइए, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो, या फिर एक अच्छे काउंसलर जो कि किसी से भी करा सकते हैं। या फिर आप लोगों को अगर काउंसलिंग से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर हमारा लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं कि काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। बाकी जितने भी ओपन स्टेट का काउंसलिंग का डेट आती है मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। अभी एमपी का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उत्तराखंड का भी बहुत जल्द आने वाला है, राजस्थान का भी आने वाला है। इसी बीच कर्नाटका का भी कल से परसों तक रजिस्ट्रेशन का शेड्यूल आ जाएगा, मॉप अप राउंड का। वेस्ट बंगाल का चल रहा है, बिहार का भी चल रहा है, राउंड 1 डिले था। अब वहीं बात करते हैं हम, तमिलनाडु का भी अभी लेट है, पुडुचेरी भी अभी मतलब चलने वाला है। तो इस तरीके से हर एक स्टेट का काउंसलिंग लगभग 1 से 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।